नमस्कार मित्रों, संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के अंदर हम एक तंत्र यानी कि मानव शरीर का पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। पाचन तंत्र के बारे में हमने आपको विस्तार से पढ़ाया। आप पिछली वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम अगले तंत्र पर चल रहे हैं, उसका नाम है श्वसन तंत्र। तो देखिए श्वसन क्या होता है, श्वसन हम क्यों करते हैं। तो हम जानते हैं कि श्वसन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। श्वसन का काम क्या है, जब हम पाचन किया था तो पाचन के अंदर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक अवयवों को आमाशय द्वारा और छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और हम उसमें ग्लूकोज भी एक तत्व था जिसका अवशोषण हमारे शरीर में किया गया था। अब क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए श्वसन करना अति आवश्यक होता है। तो हम श्वसन क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। यानी कि हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का या अवयवों का संग्रहण होता है। तो उन संग्रहणों का जब विखंडन होता है तो ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है और वह विखंडन किस कारण होता है, उसका नाम है श्वसन। तो देखिए आज हम श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहली बात यही है कि श्वसन क्या चीज़ है। तो देखो श्वसन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व काम में लिए जाते हैं और उन रासायनिक तत्वों के माध्यम से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके अलावा इसमें होता क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण व विखंडन से। अब ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ से आया, ग्लूकोज आया जैसे कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि सुक्रोज, माल्टोज आदि विभिन्न प्रकार की जो शर्कराएं होती हैं या फिर पोषक तत्वों से हमारे शरीर में एंजाइमों के माध्यम से उनका विखंडन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है और वो ग्लूकोज का हमारे शरीर में अवशोषण कर लिया जाता है पाचन प्रक्रिया के दौरान। तो जो ग्लूकोज हमारे शरीर में अवशोषित हो रखा है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और उसका क्या होगा, विखंडन। मैं आपको बता देता हूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यह ग्लूकोज होता है। तो देखो जैसे कि हम लोग जब भी हम कोई काम करते हैं तो ग्लूकोज पीते ही नहीं पीते। ग्लूकोज एक हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज का होना अति आवश्यक है। तो इस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ या तत्व के साथ जुड़ जाती है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए आगे है विखंडन। विखंडन यानी कि इस ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन होगा। और किस किस का निर्माण होता है, CO2। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा H2O यानी कि जल। और सबसे इम्पोर्टेंट ATP। ATP क्या होती है, ATP के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है। जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, हाइड्रोजन वो जल बनेगा। इसके अलावा ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। तो ये ATP क्या चीज़ है, ATP क्या है, सबसे पहली बात तो ATP की फुल फॉर्म अब तक कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि ATP की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। यानी कि है क्या चीज़, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के या श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा बन रही है उसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनती है, ATP के रूप में बनती है। और यह है क्या चीज़, ऊर्जा की इकाई या मुद्रा। इसे ऊर्जा की इकाई या मुद्रा भी कहते हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि ऊर्जा की हमारे शरीर में या मानव शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसकी इकाई क्या है या उसकी मुद्रा क्या है या फिर वो किस रूप में बनती है, तो आपका आंसर होगा ATP के रूप में बनती है। ATP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो ये हो गया हमारे श्वसन की परिभाषा। तो श्वसन क्या हुआ कि जब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और उसका विखंडन होगा। तो कौन कौन से तत्वों का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल
और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसके अलावा देखो बात करें कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई। मैंने आपको बताया था श्वसन विखंडन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। विखंडन क्या होती है कि जब एक तत्व या यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है तो वह होती है विखंडन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है, तभी तो बनते हैं CO2, H2O और ATP के रूप में ऊर्जा। तो विखंडन अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, क्योंकि जब श्वसन होगा तो श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। तो वह ऑक्सीजन गैस इसके साथ जुड़ती है तो क्या कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होती है जिन अभिक्रियाओं में जिनमें ऊर्जा का या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वो अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया? जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। भाई ऊष्मा तो नहीं बन रही है हमारे शरीर में, ऊर्जा तो बन रही है। वो किस कारण बन रही है? ग्लूकोज के विखंडन, उसके ऑक्सीकरण के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त हो रही है। अतः यह कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा बात करें, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के भार में कमी आती है कि जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे व्यक्ति के भार में क्या आती है? कमी आती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो आयतन उनका क्या होता है? कम हो जाता है। तो जिसके कारण हमारे शरीर के भार में क्या आती है? कमी आती है श्वसन करते टाइम। अगली बात है स्वातन। स्वातन क्या होता है? स्वातन कहते हैं कि हम गैस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। श्वसन यही तो है, गैसों को हम अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो गैसों को अंदर लेने की प्रक्रिया और उनको बाहर छोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्वातन, जिसे बोलते हैं ब्रीथिंग। तो यह कैसी प्रक्रम है? एक प्रकार का भौतिक प्रक्रम है। स्वातन, अंदर जा रही है गैस और बाहर जा रही है, यही क्या है? स्वातन है। और कैसा प्रक्रम है? स्वातन भौतिक प्रक्रम है। जबकि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। तो स्वातन के बारे में मैंने आपको बता दिया, गैसों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही स्वातन कहलाता है। इसके अलावा बात करें भ्रूणीय अवस्था में, कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, शुरुआत में वह भ्रूणावस्था में होता है, शुरुआत के कुछ महीने वो भ्रूणावस्था में होता है। उस टाइम जो बच्चा करता है, उस टाइम हम जानते हैं कि बच्चे का जो भी श्वसन है, पोषण है, सब कुछ उस माँ के और उस बच्चे के बीच में योजक कड़ी होती है, जिसको बोलते हैं नाल अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। उसी के द्वारा बच्चे का पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सब कुछ भ्रूण अवस्था में उस नाल के द्वारा होता है। तो उस टाइम बच्चा केवल क्या करता है? श्वसन करता है, स्वातन नहीं करता। स्वातन तो वो तब कहलाएगा जब वो श्वास लेगा और छोड़ेगा, लेकिन भ्रूणावस्था में बच्चा केवल श्वास लेता है, छोड़ता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भ्रूणावस्था में केवल श्वसन की प्रक्रिया होती है, स्वातन नहीं होता। अगली बात है मेंढक। अब देखो कुछ स्पेशल जानवर होते हैं, उनमें अलग अलग जगह से, अलग अलग तंत्रों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से श्वसन होता है। तो देखिए मेंढक श्वसन किस प्रकार करता है? सबसे पहली बात तो मेंढक में विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन होता है और मेंढक त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। आपको याद रखना है कि मेंढक में कौन सी प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। और मेंढक कहाँ से श्वसन करता है? त्वचा से श्वसन करता है। इसके अलावा बात करें मछली, झींगा या सीप, ज़्यादातर जलीय जीव जो होते हैं उनमें श्वसन तंत्र नहीं होता, लेकिन वे श्वसन करते हैं, उनके क्लोम या गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मछलियों में श्वसन किस के माध्यम से होता है? तो मछलियों में श्वसन होता है
गिल्स, गलफड़े या क्लोम के द्वारा होता है। अगली बात करें मानव, जो कि स्तनधारी होता है। पक्षियों में और छिपकली, इनमें श्वसन के लिए एक स्पेशल श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से इन जीव मानवों में श्वसन होता है। तो मानव हुआ, छिपकली हुई, पक्षी हुए आदि स्तनधारियों में एक विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से श्वसन होता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं श्वसन क्या होता है और श्वसन के बारे में, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको याद रखना है, श्वसन एक प्रकार की विखंडन, ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। इसके अलावा भ्रूणावस्था में श्वसन होता है, ना कि श्वासन। और मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, गलफड़े या क्लोम के द्वारा होता है। मेढक में होता है विसरण प्रक्रिया द्वारा, त्वचा से होता है, जबकि मानवों में एक श्वसन तंत्र अलग से पाया जाता है। तो ये तो बात हुई श्वसन की। अब हम बात करेंगे किसकी, मानव श्वसन तंत्र की। जैसे हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, पाचन तंत्र के प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ा था, उसी तरह हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। और श्वसन, मानव में श्वसन तंत्र के जितने भी अंग काम में आ रहे हैं उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र, और मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग काम में आते हैं वो देखिए। सबसे पहला तो अंग होता है हमारी नासा या नाक। भाई हम श्वसन करते हैं किसके माध्यम से सांस अंदर लेते हैं, नाक के माध्यम से सांस अंदर लेते हैं और नाक के माध्यम से सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसके अलावा कहेंगे कुछ लोग के मुंह से भी तो ले सकते हैं। आगे चलकर आप सांस चाहे मुंह से लो चाहे नाक से लो, आगे चल के सांस एक इन दोनों का, नासा का और हमारे मुख का एक ही मार्ग आगे चल के हो जाता है, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। अगला है कंठ ग्रसनी। ग्रसनी आगे चल के सांस कहाँ जाएगी, ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगी, कंठ या लैरिक्स में जाएगी। ये कंठ क्या है, जहाँ से हमारे हम जो में कुछ भी बोलते हैं वहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है, हमारे कंठ या लैरिंग्स पे उत्पन्न होती है। जब हमारे फेफड़ों से वायु अंदर से आती है जिस कारण, तो वो कहाँ टकराती है, कंठ से। जब कंठ में पाए जाते हैं स्वर तंतु पाए जाते हैं, जब उनसे वायु टकराती है तो ध्वनि का निर्माण होता है। फिर श्वास नली की बात करेंगे। फिर फेफड़े, जो कि मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। जैसे मानव पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा था, आमाशय, उसी तरह मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है, फेफड़े, लंग्स बोलते हैं इनको। फिर है श्वसनिकाएं और वायु कूपिका। वायु कूपिका मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वायु कूपिका मानव श्वसन तंत्र की, मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इकाई है क्या, वायु कूपिका। अब देखो ये हमारे कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं मानव में श्वसन के लिए, नासा, ग्रसनी, कंठ या लैरिंग्स, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिकाएं और वायु कूपिका। यही वो प्रमुख अंग हैं जिनसे मिलकर मानव के श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। अब देखो मानव में जो श्वसन पथ बनता है वो किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं नासा के माध्यम से। नासा के बाद जो सांस जाती है कहाँ, नासा गुहा में जाती है, या फिर हम मुंह से भी सांस लेंगे तो भी आगे चल के वो कहाँ चली जाएगी, नासा गुहा मुख गुहा का संयुक्त मार्ग बन जाता है। इसके बाद कहाँ जाएगी, हमारी ग्रसनी में जाएगी। और मैंने आपको बताया था ग्रसनी के ऊपर एक ढक्कन होता है, कल बताया था पाचन तंत्र में, क्या नाम है, आप मुझे उसका कमेंट करके बताना कि वह कौन सा अंग था जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, वो आपको कमेंट करके बताना है कि उसका नाम क्या है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और वह कहाँ पाया जाता है। इसके बाद ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा, श्वास नली में जाएगा। इसके बाद फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाके ये श्वास नली कई भागों में बंटती है, 3 भागों में बंटती है, जैसे प्राथमिक श्वसनी, फिर दोबारा विभाजन होगा, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, इसके बाद अंतः श्वसनिका, बाह्य श्वसनिका, यानी कि वो श्वसनिकाएं बनती हैं, अंत में वायु कूपिका में जाके पहुंच जाती हैं। वायु कूपिका में जाने के बाद वायु का क्या होता है,
उसको हमारे रक्त में मिला दिया जाता है और अशुद्ध रक्त में से CO2 को अलग कर लिया जाता है। तब हमारे शरीर का रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हमारे फेफड़ों में होता है। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? जो फेफड़ों में जो रक्त आ रहा है हृदय से, उस अशुद्ध रक्त में से CO2 को अलग करना और उसमें ऑक्सीजन मिलाना ही कहाँ पे होता है? हमारे फेफड़ों में होता है। तो ये सब प्रक्रिया हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के। अब इन अंगों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखिए, अब हम मानव श्वसन तंत्र के अंगों को बारी बारी से विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अंग आता है वो आते हैं हमारी नासा या नासिका, क्योंकि हम नासिका के द्वारा ही सांस लेते हैं। अब कुछ लोग मुख के द्वारा भी सांस लेते हैं, लेकिन नासिका से सांस लेना अच्छा होता है बजाय मुख से सांस लेने के। क्यों? क्योंकि नासिका के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। जब हम पर्यावरण की या वायु की सांस वायु अंदर लेते हैं तो उसके अंदर कुछ जीवाणु या धूल के कण जो होते हैं वो हमारी वायु के साथ अंदर जाते हैं, लेकिन नाक के अंदर पाए जाने वाले बाल उन धूल के कणों या फिर सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोक देते हैं। जबकि अगर हम मुख से सांस लेंगे तो वो जीवाणु डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर जो सांस है वो है नासिका से ही लेनी चाहिए। तो देखिए, नासिका के बारे में पढ़ते हैं। नासा, जिसे नेजल कहते हैं, मानव की नासा पर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो नाक होती है, नाक में एक जोड़ी या फिर दो छिद्र पाए जाते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। आगे चलकर ये एक ही मार्ग में जाके खुलते हैं। तो देखिए, एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। यानी जो नाक पर पाए जाने वाले एक जोड़ी छिद्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं नासा छिद्र। आगे बात करें, इस नासा छिद्रों में बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? सेबेशियस ग्रंथियां। यानी नासा छिद्रों में बाल पाए जाते हैं और सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बाल। बालों का काम क्या है? बाल वायु के साथ जाने वाले धूल के कणों और सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकते हैं। बालों का काम क्या है? वायु के साथ जाने वाले सूक्ष्म जीव या फिर धूल के कणों को अंदर जाने से रोकना होता है। आगे बात करते हैं, सेबेशियस ग्रंथियों से एक गाढ़े पीले रंग का द्रव का स्राव होता है जिसे कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा होता है गाढ़े पीले रंग का द्रव होता है और इस श्लेष्मा का स्राव होता है नासिका छिद्र में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथियां? सेबेशियस ग्रंथियां। यानी श्लेष्मा का स्राव कौन करती है? सेबेशियस ग्रंथियां। और जब हमारे नाक के अंदर जीवाणु और विषाणुओं का संक्रमण अत्यधिक हो जाता है, यानी जब हमें कभी जुकाम लगता है या फिर वायरस या फिर जीवाणुओं का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो उस समय सेबेशियस ग्रंथियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए तो होता है कि तो अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्राव होगा। यानी कि जब हमें कभी जुकाम होता है या फिर वायरस से हम या फिर जीवाणु से प्रभावित होते हैं हमारी नाक, तो अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्राव होता है। तो सेबेशियस ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय कब होती है? जीवाणु व विषाणु संक्रमण के दौरान। आगे बात करते हैं, दोनों नासा गुहा हेलेनोपास्थी। हेलेनोपास्थी क्या होती है? ये हमारे जो दोनों नासा छिद्र हैं इनके मध्य में एक पतली झिल्ली होती है जिसके द्वारा ये दोनों नासा छिद्र अलग रहते हैं। उस का नाम क्या है? हेलेनोपास्थी। याद रखना है, हेलेनोपास्थी के द्वारा दोनों नासा गुहा हमारी नासा छिद्र जो है पृथक होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, नाक में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। नाक के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां। पहली हड्डी है नेजल, दूसरी है मैक्सिला, तीसरी है एथिमेन। एक बार फिर से देखिए, नाक के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 3। पहली होती है नेजल, दूसरी होती है मैक्सिला, तीसरी होती है एथिमाइन। देखो, हमारे अंदर जो वायु जाती है वह बिल्कुल शुद्ध वायु जाती है।
शुद्ध वायु नहीं जाएगी तो इसके साथ अगर वायरस जीवाणु जाएंगे तो वो हमें प्रभावित करेंगे, जिससे हमें बीमार या फिर रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए हमारी जो नासिका है, आगे चलकर ये श्लेष्मा है, श्लेष्मा में जीवाणु चिपक जाते हैं, अंदर तक नहीं पहुंच पाते। मतलब बिल्कुल शुद्ध वायु अंदर जानी चाहिए। इसके लिए ही होता है हमारा ये श्वसन तंत्र। आगे बात करते हैं, नासिका के बाद वायु कहाँ जाएगी? ग्रसनी में जाएगी। यानी कि अगर हम सांस अगर मुंह से लें चाहे हम नासिका से लें, आगे चलकर वो एक ही जगह पे चली जाती है, कहाँ? ग्रसनी में। और मैंने आपको बताया है कि हमें ज़्यादातर जो सांस है वह नासिका से ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नासिका के अंदर ये जो बाल पाए जाते हैं और ये सेबेशियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये वायु के साथ जाने वाले धूल के कणों और सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोक देते हैं। जबकि मुख के अंदर ना तो बाल पाए जाते हैं ना ही ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो जीवाणु डायरेक्ट हमारे अंदर चले जाएंगे सांस के साथ। आगे बात करते हैं, नासागुहा के बाद जो वायु कहाँ पहुँचती है? हमारे ग्रसनी में पहुँचती हैं। और ग्रसनी जैसा कि कल हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था, ग्रसनी क्या होती है? भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी अगर वायु भी यहीं से जाती है और हमारा भोजन भी यहीं से जाता है। आगे चलकर इसके दो भाग होते हैं जिन्हें हम अलग अलग भोजन जिसमें जाएगा उसे बोलेंगे भोजन नली या ग्रसिका, और जिसमें हमारी वायु जाएगी उसे बोलेंगे वायु नली या श्वास नली। तो देखिए ग्रसनी क्या होती है? भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। आगे बात करते हैं, ग्रसनी पर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है। जैसा कि इसको हम पाचन तंत्र में भी हमने पढ़ा था। इस एपिग्लोटिस ढक्कन का क्या काम है? एपिग्लोटिस ढक्कन का काम है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन अगर श्वास नली में चला जाएगा तो जिससे हमें क्या आएगी? हमारा डायफ्राम में, फेफड़ों में संकुचन संतुलन ज़्यादा होगा, उस कारण ये होता है। अब जब भोजन जाना किस में चाहिए? भोजन नली में। और वायु किस में जानी चाहिए? वायु नली में। इसको कौन नियमित करता है? एपिग्लोटिस। यानी कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो ये श्वास नली के ऊपर उठकर चला जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश ना करे। तो ग्रसनी के अंदर यही मुख्य बात है एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस का काम एक ही है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। तो मित्रों, आज हमने मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन पढ़ना प्रारंभ किया है। सबसे पहले हमें श्वसन को जाना। श्वसन के बाद हमने मानव श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? नासा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिकाएँ आदि के बारे में बताया है। इनका हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने आज नासिका पढ़ी है, इसके बाद ग्रसनी पढ़ी है। अन्य अंगों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।